आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बेबाक बात में। और आज हमारे साथ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, AIUDF के चीफ हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त जो है मुल्क में चल रहे हैं, खासतौर से आसाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शहरियत का मसला है, उस पर क्या कहेंगे। और जो ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर लगातार बातें हो रही हैं, ट्रिपल तलाक बिल किस तरीके से जो है वो लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में, और अब इनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और किस तरीके से तमाम तरह की ये पॉलिटिक्स को मुल्क में देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इस्तकबाल है सर, आपका कैसे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही कि जो आसाम में एक बड़ा इशू है, लंबे वक्त से ये इशू चला आ रहा है, शहरियत का मसला है। आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, कहीं आप बांग्लादेश से तो नहीं आ गए हैं? मतलब जो वहाँ के शहरी हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम तबके के ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं कुछ लोगों के ऊपर। पहली लिस्ट जो जारी हुई NRC की जानिब से, उसमें आपका ही नाम नहीं है। उसमें देखिए अफसोस की बात है कि उसमें मेरा भी नाम नहीं है, हमारे 3 MP हैं, तीनों का नाम नहीं है, फिर 6 MLA 13 में से 6 MLAs का नाम नहीं है। लेकिन हमने इसको एक नॉर्मल प्रोसीजर समझा, हम इसको कोई एबनॉर्मल बात नहीं ले रहे, क्योंकि कम से कम 6 कांग्रेस के MLA का नाम नहीं है, 6 BJP के MLA का नाम नहीं है। तो अगर एक तरफा होता कि भाई BJP वालों का नाम आ गया, हम लोगों का नाम नहीं आया, तो हम समझते कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। या कांग्रेस और BJP का हो जाता, हम लोगों का नाम नहीं आता कि चूँकि हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमारा नाम कट गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों का, और एप्लीकेशन जो है वो पता नहीं कितने करोड़ में आए। तो उस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड लिस्ट तो आना ही आना था पहले से। तो अगर पॉलिटिकल पार्टियों का और बाकी जितने भी लोग हैं जिनके नाम नहीं आए हैं, उनका नाम सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि एक आदमी इतना परेशान हुआ कि उसने फांसी भी लगा ली ग्वालपाड़ा में, मेरे ही क्षेत्र में। उसने फांसी लगा ली। तो इस किस्म के वाक़ात और ज़्यादा हो सकते थे, अल्लाह ना करे। या इन लोगों को, होम मिनिस्ट्री को बहुत फिक्र थी, आसाम के चीफ मिनिस्टर को बहुत फिक्र थी कि जिस दिन ये शाया होगा तो कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स गाँव में घुसा दिया। तो मिलिट्री फोर्स से इससे उससे हकीकत में अगर कुछ होना है तो कुछ लोग मरेंगे, ये गोलियाँ चलाएँगे, तो ऐसी बात नहीं थी। लोगों को हम लोग 1 महीना से, और इसी वजह से जब ट्रिपल तलाक का मसला हमारे लोकसभा में आया, हम 2 भाई जो है हम लोग वहाँ थे, हमारी पूरी पार्टी इस मामले में लगी हुई थी। गांव घूम के हम लोगों ने इसी बीच में तकरीबन 100 प्रोग्राम पूरा आसाम में किए, लोगों को ये कहने के लिए कि भाई शांति रखो, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। आप मुतमईन है जो लिस्ट जारी हुई है उससे, और आपको उम्मीद है कि बाकी लोगों के जो नाम बचे हैं वो सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? आपको लगता है कि एकदम 100% हम ये नहीं कह सकते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त ये मसला छेड़ने का नहीं है। इस वक्त हम लोग चाहते हैं आसाम में शांति रहे जब तक के सेकंड लिस्ट पब्लिश ना हो जाए। अगर नाम नहीं आया तो जिन लोगों का नाम नहीं आएगा उनके पास फिर चारा क्या है, रास्ता क्या है? नहीं, उनके पास देखिए जो फाइनल इसके बाद जो आएगा, उसमें फिर वो कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम है वो बताएंगे, NRC वाले जो कोऑर्डिनेटर हैं कि आपके इसमें ये खामी थी। तो अगर कुछ कागजात उस वक्त नहीं थे और उसके पास कागज़ है, क्योंकि गांव देहात के लोग हैं, बहुत कुछ समझे भी नहीं, ले जाके दे दिया। एक मामला बड़ी गड़बड़ी हुई है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था, जो इन केसों को जाँच करने के लिए, उन्होंने वकीलों को बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, एक तरफा 65 से मतलब 100 के करीब है वो, और उन्होंने गरीब आदमी को डांटी मार दिया। तो बहुत से लोग कांपने लगे, उनको कुछ मालूम भी नहीं। कागजात उनके वकीलों ने जमा किया, वकीलों का बयान लेना चाहिए था, नहीं करके एक तरफा इन लोगों ने उसको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, एक आध कागज ही उनके पास। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ दिन पहले जो फैसला दिया था उसमें बड़ी राहत दी थी। तो क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों को जो है किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी? क्योंकि वो लोग बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है। अगर कोई फांसी लगा लेता है इसको लेकर, इसीलिए हमारी पार्टी और हमारी जमीयत उलमा, क्योंकि देखिए NRC का मसला, बहुत से लोग कहते हैं कि UDF इसको नहीं चाहती है, जमीयत नहीं चाहती। ऐसा नहीं है। 1960 में सबसे पहले मौलाना असद नदी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, हमारे ऑल इंडिया जमीयत के वो थे, प्रेसिडेंट साहब थे, और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 3 मरतबा। उनकी मौजूदगी में आसाम के हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट मौलाना अहमद अली साहब बासकंडी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सिकंदर साहब उस वक्त के बड़े बड़े फिगर थे। तो उस वक्त नौगांव में कन्वेंशन हुआ था बहुत ज़बरदस्त, उसके अंदर वो बाकायदा ये प्रस्ताव लाए थे कि NRC जल्द से जल्द पेशाब हो जाना चाहिए। NRC जब एक मरतबा आ जाएगा और पूरा गणना पूरी हो जाएगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है आपको साहब, ये जो NRC का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आपको लगा? ऐसा कुछ लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर कुछ रहेगा, या आपको लगता है पूरी उम्मीद है कि नहीं, पूरी नाइंसाफी नहीं होगी? मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं था,
हाँ। क्योंकि इस वक्त वहाँ बीजेपी सरकार बैठी हुई है जी। इससे पहले कांग्रेस वाले बैठे थे, उनको 15 साल मिला एनआरसी के मसले को ये हल करके जा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, वोट बैंक बचाने के लिए कि हम है ना। उनके बाद जब भी कांग्रेस के लीडर के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास हम लोग जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग कि हम यहाँ सुनो है, मतलब हम बैठे हैं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो। तो अब ये तुम बैठे रह गए, तुम तो हार गए, तो जिनको आना था वो आ गए और वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी की हुकूमत में वहाँ ये मसला सियासी भी है, 100% सियासी, 100% सियासी है और सियासी बना रखा है। अफसोस की बात है कि इसको गुज़िश्ता ये 60-70 साल में आज़ादी के, इसमें 10 साल एजीपी की हुकूमत रही, 2 से 2.5 साल वो एक साहब और थे, क्या नाम उनकी हुकूमत रही 2.5 साल, तो बाकी सब कांग्रेस ने हुकूमत की। ये सारे मसाइल उस ज़माने से है और ये चाहते कम से कम 55-60 साल इनको मिला, इस मामले को पूरा ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है, कांग्रेस की नाकामी कहेंगे इसको? बिल्कुल 100% आसाम के कांग्रेस की नाकामी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा अक्लमंदी दिखाते हुए वो इस मामले में फंस गए हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में रहे। दूसरा ये कि बीजेपी का तो काम ही था, उनके मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बांग्लादेशियों को इतने दिन के अंदर पोटला बांध के सबको रवाना कर देंगे, तो वो पोटला बांधेगा तो उनका मकसद ही था ये करना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गांव-गांव में तो जाके ये काम नहीं हुआ, करना पड़ा मिनिस्ट्री को। असम गवर्नमेंट ने भी सर्बानंद सोनोवाल साहब की मिनिस्ट्री है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना चतुराई या जितनी पाबंदी के साथ, सख्ती के साथ इस सारे मामले को करना था, हमें इसमें बहुत कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नज़र आई और उनके जो ख्यालात पहले से था कि इतने लाख मुसलमानों को निकाल ही देना है, वो लिस्ट में नज़र आया आपको? हाँ, अल्लाह ना करे, हमको इसका डाउट है सेकंड लिस्ट के बाद भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि आप बेघर नहीं हैं, आपके बाप दादा यहाँ से और आज़ादी से पहले से 1971 का तो आसाम एकॉर्ड हुआ, अभी जाके 71 में 85 में, तो 71 का जो है उसको सारे लोगों ने माना कि 1971 डेडलाइन है और इसको सारे लोगों ने, सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने, एजीपी ने, आंसू ने, जमीयत ने, सब लोगों ने मिलकर माना। तो इसलिए ये जो है कि आपको बेघर कर दिया जाएगा और आपको पोटला बांध के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अगर आप वाकई जेन्युइन इंडियन है तो इंशाअल्लाह एक दिन बाद भी, अगर 1971 25 मार्च से अगर कोई एक दिन बाद आया तो वो बांग्लादेश से शुमार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने लोग आ चुके हैं उनमें से एक गारंटी कैसे दी जाएगी साहब? ये गारंटी, ये डॉक्यूमेंट्स 12-13 डॉक्यूमेंट्स के बारे में गवर्नर ने फैसला दिया कि अगर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें होगा तो उसको माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये अक्सर लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट में ये है कि निकाला ही जाएगा, या अगर आपको ये लगता है बीजेपी कि के, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसके ऊपर पॉलिटिक्स किसी को करनी ही है तो उस पॉलिटिक्स का तोड़ क्या है आपके पास? कोई सेकंड जो है आपके पास प्लान है? और क्या प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत आपने कभी समझी कि भाई 1 to 1 उनके सामने बैठ करके बात की जाए और कहा जाए कि देखिए भाई सियासी मसला अपना है, लेकिन एक इंसानी मसला भी है, जो लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? बेघर हो जाएंगे, वो ना हिंदुस्तान के रहेंगे ना बांग्लादेश के रहेंगे, तो फिर ऐसे में जाएंगे कहाँ वो? तो कभी सोचा, कभी जो है कोशिश की आपने प्राइम मिनिस्टर से बात? इस मामले में हम उनके साथ बातचीत करेंगे जाके। होम मिनिस्ट्री से हम बराबर टच में रहे, होम सेक्रेटरी से हम टच में रहे, क्योंकि उनका कैसा रोल रहा अभी तक? राजनाथ सिंह का ये कहना है कि बदरू भाई आप बेफिक्र रहिए, हम आपको रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को बेघर नहीं करेंगे। अगर जिन लोगों का नाम नहीं आता है आप उनको समझा के रखिए, इत्मीनान दिलाइए, हम उनके लिए कोई ना कोई अच्छा विकल्प निकालेंगे। लेकिन अगर वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर क्या फायदा होगा? मतलब जो है किस तरीके से चीजें बदलेंगी? जो वोटिंग राइट्स का जो मामला है वो अगर कटेगा तो 10 साल के लिए कटेगा। 10 साल 2 मरतबा इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, लेकिन तीसरे साल वो जाके ऑटोमेटिकली वोट देने का उनको राइट हो जाएगा जब इतने दिन वो रहेंगे। अब ये हो रहा है मसला कि बीजेपी के एक विधायक है हमारे क्षेत्र में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हो जाएगा शीला दत्तो के नाम से। वो ये कह रहा है कि मुसलमान जो 98% बांग्लादेश असम में वो बांग्लादेशी है। तो हमने कल अपील किया कि इनको अरेस्ट हो, ये फसाद लगाना चाहते हैं मुसलमानों के मारदर। 1936 में बांग्लादेश बना, 1971 में, 1936 में आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक ही था, इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया। उस ज़माने में खेती के लिए, चाय बागान के लिए बिहार से और उड़ीसा, झारखंड से लोगों को ले जाया गया। इसी तरीके से मुसलमान जो बंगाल के थे वो खेती में माहिर थे, पूरा आसाम जंगलों में था, घने जंगलों में। तो आसाम गवर्नमेंट ने उस ज़माने के बाकायदा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल ट्रेन का देके ट्रेन भर के मंगाया
कि भाई हमारे यहाँ जंगल है, इसको आप काटिए, आप यहाँ रहिए, बस जाइए और इसको खेती के लायक बनाइए। तो उनको बाकायदा एक मकसद से आए, और उस वक्त जो आया ऐसा हुआ जैसे उस घर से इस घर में आ गए। अब यहाँ गाजियाबाद का कोई आदमी अगर बनारस चला जाता है, बनारस का कोई आदमी अगर लखनऊ चला जाता है, वो इंडिया के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, वो इंडिया। लेकिन साहब एक और चीज़ है, बाकी तमाम चीज़ों के अलावा आप लोग कोशिशें कर रहे हैं। जमीयत के भी वहाँ 2 फाड़ हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है, जमीयत के 2 भाग वहाँ नहीं हुए, हाँ, यहीं से और इंडिया से। चलिए जहाँ से भी हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो समाज में अपनी पैठ रखते हैं, जो मजबूत लोग हैं, उन्हीं में आपस में नहीं बन रही है। वही इस मसले को लेकर के जो है वो काम तो एक लाइन पे कर रहे हैं वो, लेकिन उनके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। मंजिल भले ही एक हो, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग है। कोऑर्डिनेशन की कमी है आप लोगों के अंदर। देखिए, ये तो आजकल पॉलिटिक्स का ज़माना है जी, है ना। हर आदमी चाहे जमीयत के नाम से हो और चाहे यूडीएफ के नाम से हो, चाहे कांग्रेस के नाम से हो, चाहे बीजेपी के नाम से। इतना फ़र्क है कि जमीयत और यूडीएफ जी, और वो जमीयत, वो कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल काम नहीं करते, लेकिन वो 100% कांग्रेस के अंदर होकर काम चल रहे हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री है, 3 मरतबा मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस के पार्टी के हैं। तो इसलिए वो एकदम बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है साहब, नहीं, मैं यही अगर आपने AIUDF पार्टी बना ली, अगर वो कांग्रेस में जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो मना नहीं कर रहे ना। कांग्रेस जमीयत जो है ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल, जमीयत के लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में भी हो सकते हैं, उनके पास इंडिविजुअली कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। और हमारे ऑल इंडिया जमीयत में रहे, हमारे कांग्रेस में भी रहे, बड़े हजरत हमारे रहे। उसके बाद मौलाना क्या नाम है उनका, नहीं, महमूद मंदरी साहब भी कुछ दिनों के लिए अजीत सिंह की पार्टी में MP रह चुके हैं। उससे पहले भी हमारे लोग CPI CPM में रह चुके हैं। लेकिन इस मामले में ये और बात है कि रास्ता सबने वो जमीयत रास्ते अलग अलग इख्तियार किया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके रास्ते अलग हैं, उस रास्ते से आए सुप्रीम कोर्ट तक वो भी आए, सुप्रीम कोर्ट तक हम भी गए हैं। और वहाँ के जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है आमसू के नाम से, वो भी छात्र परिषद है, वो लोग भी आए, और दूसरे इंडिविजुअल कुछ छोटे छोटे पार्टी, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, अलग अलग संगठन है। मकसद सबका एक ही था, सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। ये था साहब कि आपके जो अख्तलाफात हैं, कहीं वो इस केस को नहीं करेंगे, कमजोर तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे और मजबूती हुई। एक ही मामले को 8-8, 10-10 ग्रुप लेके आए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका असर पड़ा। और जो कुछ भी रिजल्ट आया, ये और बात है कि पहले किसने केस किया, इसको लेकर कुछ लोगों ने बहस बना लिया। हमने कहा भाई कैश भी तुम ले जाओ, अल्लाह ने बाप को बहुत कैश दिया है, तुम्हारे पास कैश भी नहीं है, गरीब आदमियों सब आए हो, तो क्रेडिट भी तुम ले जाओ, कैश भी ले जाओ। हमें कैश भी नहीं चाहिए, क्रेडिट भी नहीं, काम होना चाहिए। इन तमाम मसलों के अलावा एक और बड़ा इशू चल रहा है इन दिनों, ट्रिपल तलाक। 1986 में अरे बाबा, हुकूमत सख्त इक़दाम उठा लेती है। कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, शाहबानू के केस के अंदर वो पूरा का पूरा इस मामले को खत्म कर सकती थी। लेकिन यही आज बीजेपी लाएगी तो ये कहेंगे बहुत बुरा कर रहे हैं, और कांग्रेस लाएगी तो बहुत मीठा मीठा कर रहे हैं। मतलब पूरी उम्मीद जो है आपको भी नहीं है कि 2019 से आप लोग जीत पाएंगे? ये तो हालात बताएगा। अभी गुजरात में आप क्या कहते हैं कि मोदी जी जीत गए? दिन पहले जो है वो मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आ गया था कि वहां पर दंगे हो सकते हैं, आग लग जाएगी। हालांकि उन्होंने एक वर्ड जोड़ा था, अगर ऐसा हुआ तो उसको लेकर के उनके खिलाफ जो है वहाँ बहुत सारी FIR भी हुई। तो ये जो मसला है, अगर नाम नहीं आए तो कुछ लोगों के अंदर बेचैनी भी बढ़ेगी, और जो है वो टकराव की स्थिति या टकराव के हालात भी पैदा हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए आप लोग किस तरीके से इक़दाम उठा रहे हैं? नहीं, हम तो अभी भी लोगों को यही समझा रहे हैं। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान जो है, चूँकि वो उर्दू में बोले, आसाम की मीडिया ने आधा दिखाया, आधा नहीं दिखाया, गलत तरीके से उसको कोट किया। लेकिन हालात आसाम में इस तरीके से हो गए कि अफसोस की बात है, इतने बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हम 2 जमात के हों, लेकिन बाप तो एक ही है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि जब हम UDF के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना, मौलाना अरशद मदनी साहब का सैकड़ों जगह में इन लोगों ने पुतला जलाया, और बार बार टेलीविज़न पर ये कह रहे हैं कि अजमल साहब खामोश क्यों हैं, अजमल साहब इस मामले में खामोश क्यों हैं। तो हमको मजबूरन बयान देना पड़ा कि उनके बयान के इस हिस्से से हम मुत्तफिक नहीं है। उस दिन के बाद से वो मामला आसाम में कम से कम हमारे ऊपर जो प्रेशर बन रहा था, और मौलाना अरशद साहब तो उनको मिलने के नहीं थे, तो इसलिए वो बात ख़त्म हो गई। और मकसद सबका एक ही है, मकसद सबका एक ही है कि NRC सही हो। 1971 से पहले एक आदमी भी जो अगर 25 मार्च के बाद एक आदमी भी अगर बांग्लादेश से आया तो बांग्लादेशी ट्रीट होना चाहिए, उसको जाना चाहिए। एक रात पहले जो चुके आसाम में कोड हुआ है, तो उसके अंदर क्लियर है, एक रात पहले भी जो लोग हैं वो यहीं के बाशिंदे हैं, तो उनको यहीं का बाशिंदा होना चाहिए। इस NRC में
एक आदमी भी विदेशी का नाम ढुकना नहीं चाहिए, घुसना नहीं चाहिए, और एक भी देसी आदमी का नाम कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा, ये आपका स्टैंड है। ये बताइए साहब, इन तमाम मसलों के अलावा एक और बड़ा इशू चल रहा है इन दिनों, ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक बिल जो है वो लोकसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में जो है उसके ऊपर तमाम चीज़ें चली और सारी बातें हुई हैं। आपकी पार्टी जो है उसकी गैर हाजिरी बड़े सवाल खड़े करती है। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ही ऐसा लगा कि सिर्फ वही जो है एक नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्लियामेंट में मुसलमानों की तरफ से, आप सब लोग गायब थे। आप उनसे बड़े लीडर इसलिए इस मायने में माने जाते हैं क्योंकि आपके ज़्यादा जो है वहाँ पर असेंबली में मेंबर्स भी हैं और आपकी जो तादाद है वो पार्लियामेंट में भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों का गायब रहना वो जो है वो खटक रहा है कई लोगों को। नहीं, देखिए ये जायज़ है, ये खटकना चाहिए, लेकिन जब सफाई आदमी दे दे तो सफाई को भी मानना चाहिए। जहाँ तक ट्रिपल तलाक का मसला है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी उस दिन एक सुष्मिता देव ने बोली जी, उसको बोलने के लिए पार्टी ने दिया होगा, उसने बोला, लेकिन कांग्रेस के पार्ट अगर जब कांग्रेस अगर थोड़ी मेहनत करती तो तकरीबन 17-18 पार्टियाँ एक हो चुकी, हम भी उसके अंदर हैं, और राज्यसभा में ये मामला उठा भी। कल इन लोगों ने दिखाया, क्योंकि इससे पहले हम गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिले और भी 2-1 लोगों से हमने मिला और हमने कहा कि भैया अगर नहीं होगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है आप लोगों से बदजुबान हो जाएंगे, बदगुमान हो जाएंगे, इलेक्शन में आपको भुगतना पड़ेगा। तो उसका उन्होंने दिखाया भी कल। चूंकि लोकसभा में उनका रवैया कुछ और था, राज्यसभा में आते आते लोकसभा में बिल्कुल। अब देखिए 44 आदमी उनके पास थे, कम से कम अब ममता बनर्जी के मिलाए 22-23 आदमी थे, ये सब मिलाते तो कम से कम 70 आदमी के करीब का वोट जो है अपोज में पड़ना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस चूँकि लीड ले रही है इस पूरे 18 गठबंधन को, कांग्रेस ने इस मामले में हमने ये समझा है कि कोई होमवर्क नहीं किया। अगर करते तो ये 2 वोट नहीं आते। असदुद्दीन साहब को मैं आपके माध्यम से भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आज मिलकर मुबारकबाद दिया, हमने उनको फूल भी भेजा और टेलीफोन पे भी हमने बात की। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बड़े लीडर बनकर के उभरे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, खासतौर से मुसलमानों के, इस ट्रिपल तलाक लोकसभा में जो बिल पेश हुआ उसके बाद। नहीं, किसी के कारकर्दगी से अगर वो कोई उभरता है तो हमको इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हमको मुसलमान लीडरशिप चाहिए इंडिया में। आप कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब आपको हैरत हो रही है कि कांग्रेस का जो ये रवैया है, 86 में कुछ और रवैया था, पार्लियामेंट जो है यानी लोकसभा में कुछ और था और अब जो है राज्यसभा में कुछ और है, ये जो बदलाव है कांग्रेस के अंदर? यकीनन ये बात समझ में आ रही है कि जब कम से कम 62-63 वोट इसके खिलाफ पढ़ने चाहिए थे या पढ़ सकते थे थोड़ी सी मेहनत से, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस मामले में गफलत हो गई, चूक हो गई, या इन्होंने इसको इतना अहमियत नहीं दिया कि ये मामला बीजेपी वाले इसको इतना उछाल ले जाएंगे। तो इसलिए उसके बाद राज्यसभा के लिए हम लोगों ने मेहनत की, हमने जाके इनके लीडरों से हम मिले, कोर्ट में हमने ये कहा कि भाई देखो, आप जो एक औरत को, पहली बात तो ये कि 3 तलाक आपके हिसाब से नहीं हुआ, हमारे हिसाब से हो गया, क्योंकि तलाक आप हंसी मजाक में दो, जबरन दो, बंदूक गले में रख के दो, मधोशी में दो, होश में दो। 3 तलाक का एक साथ दिए जाने का जिक्र नहीं है ना। दीन, कुरान, हदीस और उसके बाद जो अकाबरीन साहबा है उनकी ज़िंदगी के ऊपर दारोमदार करता है। इन सब चीज़ों से एक चीज़ कुरान में नहीं मिला तो ये पूरी दुनिया के क़यामत तक के मसाइल सारे कुरान में तो आ नहीं सकते। तो कुरान होगा। ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है साहब जहाँ ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है, तो फिर यहाँ क्या? ठीक है, देखो हम किसी मुसलमान के, किसी मुसलमान स्टेट के या किसी मुसलमान मुल्क के मानने वाले नहीं, हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। अल्लाह ना करे कल इसी मक्का मुकर्रमा के ऊपर, सऊदी के ऊपर अगर कोई दूसरी जमात आके मुसल्लत हो जाती है तो भी पूरी दुनिया वाले सऊदी के ईमान को नहीं मानेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के ईमान को मानेंगे। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, अल्लाह को मानो और अल्लाह के रसूल को मानो। अल्लाह के रसूल कह के गए हैं कि तुम्हारे अंदर मैं 3 चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान, हदीस और इजमा उम्मत। उम्मत के बड़े बड़े लोग जो भी फैसला करेंगे वही फैसला होगा, वही ईमान माना जाएगा। तो उसके हिसाब से 3 तलाक को सबसे ख़राब, सबसे नापसंदीदा कोई चीज़ अगर इस्लाम के अंदर है वो है तलाक, और उसमें 3 तलाक और ज़्यादा नापसंदीदा है। लेकिन इसका मतलब नहीं आपको नापसंद है इसलिए घटना, एक आदमी आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपने अनजाने में या जानबूझ के कोई धक्का मार दिया, वो मर गया, तो उसके ऊपर आप केस क्यों चलाते हैं? बोले साहब ये मरना चूँकि गलत तरीके से हुआ और कोड हमारे, ठीक है साहब, लेकिन सरकार का ये कहना है कि मुस्लिम खवातीन को उनके हुकूक मिलने चाहिए। तलाक की जो बिद्दत है वो जो मुस्लिम खवातीन है उनके हुकूक की पामाली करती है, इसीलिए जो है हम उनको हक देने के लिए, उनके राइट्स देने के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आ रहे हैं। और आप उसकी मुखालफत करते हैं। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये कहना है कि इस मसले में हमारे यहाँ तो कम से कम तलाक हम दे रहे हैं जी। 1-2 मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, अनबन हो रही है,
क्या करें, एक दूसरे को सुसाइड कर लें, खुदकुशी कर लें। इस्लाम ने रखा है कि भाई अगर तुम्हारी अनबन होती है एक हद तक, इस्लाम कानून ने पूरी सूरतें नादिल की है, पूरी सूरह निसा नादिल हुई, पूरा सूरह तलाक नादिल है। तो अल्लाह ने कुरान में ये चैप्टर दिए हैं, उसके अंदर पहला ये है कि किस तरीके से आपके साथ झगड़ा होता है तो आप उसके साथ बातचीत बंद कर दीजिए, ये नहीं कि उठ के तलाक दे दीजिए। उसके बाद आप बिस्तर से उसको निकाल दीजिए कि भाई तुम्हारा बिस्तर अलग, हमारा बिस्तर अलग। उसके बाद उसको माँ बाप के घर भेज दीजिए ताकि औरत को सोचने का मौका मिले, आपको भी एहसास हो मेरी बीवी आज नहीं है तो मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तो इस उसके बाद भी समाज के जो समझदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, उनको लेके बैठिए, वो मुफाहमत कराने की कोशिश करें। ये सारे चीज़ों के बाद भी अगर लगता है कि सब फेल हो गया तो आपको तलाक देना है तो पहले एक तलाक दीजिए, एक तलाक के बाद कम से कम 3 महीने आप गुजारिए। ये प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिस बातें में है, कुछ और लिखी हुई है, नहीं, प्रैक्टिस में अमल में कुछ और है। 1 मिनट, प्रैक्टिस में है। इसी वजह से आज हिंदू भाइयों में 23 लाख, उस दिन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोट किया, 23 लाख से ज़्यादा माँ बहनें ऐसी है क्योंकि तलाक का उनके यहाँ गुंजाइश नहीं है। अब वो कहाँ हैं कि साल में भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये दूसरी औरत को लेकर मजे उड़ा रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर उनको पूछने वाला नहीं। तो आप पहले उन 23 लाख की फिक्र कीजिए ना। आप तो वो मसाइल उठाना चाहते हैं। आपको लगता है ये सियासी 1 मिनट, ये सियासी ही नहीं, खाली ये मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम का, इनके बड़े बड़े लीडर इस्लाम का किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है आप देख रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अपने नीचे के लोगों को लगा दिया जो कर सको। इन्होंने औरतों को मसला लिया इसलिए कि इससे मुसलमानों की मज़हब की मजाक होती है, इसको मजाक होती है। वो उठा के बता रहे हैं कानून मिनिस्टर, देखिए आज ही सुबह कानपुर में एक औरत को धक्का मार के निकाल दिया गया। हाँ, तो आप निर्भया कांड के बाद आपने इतने बड़े बड़े कानून बना लिए, क्या निर्भया कांड के बाद कानून कब्जे में आया कुछ? आज तक बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि निर्भया से पहले आप कह रहे हैं 1 मिनट, गैंग रेप हुआ होगा, निर्भया से पहले गैंग रेप हुआ होगा, लेकिन निर्भया के बाद ये फैशन हो गया। अब कोई अकेले गैंग रेप नहीं करता है, 2-2, 3-3, 4-4 मिलके, क्योंकि पब्लिसिटी मिलेगी। तो इसके ऊपर क्या आप कानून अपने पब्लिसिटी के लिए होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पब्लिसिटी के लिए होता नहीं है। आज करने वालों का मेंटेलिटी बन गया कि गेम रेप करो, अकेले मत करो, क्योंकि इसको बहुत हवा मिलती है, बहुत उसके बाद पब्लिसिटी होती है। मेरा सवाल ये था, एक तो ये सियासी मसला हो गया, एक साथ ये जो अगर मौका मिल रहा है मोदी हुकूमत को या मोदी के दूसरे लीडर को, या मतलब उनकी हुकूमत के दूसरे वजीरों को, या मतलब बीजेपी के लीडर्स को अगर मौका मिल रहा है तो मौका कौन दे रहा है? हम अगर 1986 में अरे बाबा, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत सख्त इक़दाम उठा लेती, आपको लगता है कि आज ये हालात नहीं देखने पड़ते? नहीं आते। उस ज़माने में जो है इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में चाहती थी शाहबानू के केस के अंदर वो पूरा का पूरा इस मामले को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन देखिए अफसोस की बात, ये गलती हुई उनसे, यकीनन गलती हुई। उस ज़माने में सारा ज़माने का उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चिल्लाती रही, लेकिन यही आज बीजेपी लाएगी तो ये कहेंगे बहुत बुरा कर रहे हैं, और कांग्रेस लाएगी तो बहुत मीठा मीठा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो दूसरी बात ये है कि ये जो औरतों का आप कह रहे हैं कि तलाक हुआ ही नहीं, झगड़ा दोनों में हुआ, तलाक हुआ, तो दोनों एक साथ में तो नहीं रहेंगे। अब उसके पास 1 बच्चा या 2 बच्चे, 3 बच्चे, आपने आज तक ये कानून नहीं बनाया कि वो मर जाए जेल में चला जाएगा, जेल में चला जाएगा 3 साल तक उस बच्चे का या उस औरत का पालन पोषण कौन करेगा? ठीक है। कल किसी में मैंने देखा टीवी में या पेपर में कि 1500 रुपया उसको देने के बारे में सोच रहे हैं। 1500 रुपया आज एक गरीब को, भिखारी को भी देंगे महीने में, तो 1500 रुपया नहीं लेगा, कैसे वो अपनी फैमिली चलाएगी? अल्टीमेटली वो भी अभी पास नहीं हुआ। या तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले कि जितने दिन जेल में रहेगा उतने दिन कम से कम एक ज़रूरी इसके लिए 5-6 हज़ार है, 10 हज़ार है, तो वो गवर्नमेंट लेके हम अपने खजाने से देंगे। नहीं तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये औरतें जो है बाजारी औरत बनेगी, मजबूरन अपनी इज्जत बेचने पे मजबूर होगी। इस वक्त जो मुस्लिम मुआशरे के जो हालात हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि वो थोड़ा सा जो है वो उसको परेशान किया जा रहा है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मदरसों को लेकर के जो है कई बार सवाल उठते हैं, कई बार जो है वो ऑर्डर जारी होते हैं योगी हुकूमत की तरफ से, किस तरीके से देख रहे हैं? और ये जो मुसलमानों को कहीं परेशान करने की अगर कोशिश होती है या की जा रही है, आपने भी ये बात मानी है, तो उससे बचने का कोई रास्ता नज़र आता है? देखिए, उससे बचने का एक ही तरीका है जी कि सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम जो सेकुलर लोग हैं, जिनके बिखरने की वजह से बीजेपी पावर में आई, वो फिर से मुत्तहिद हो। पॉलिटिकल मसला है, सोल्यूशन भी पॉलिटिकल निकालना पड़ेगा। आइंदा इलेक्शन 2019 में आ रहा है, उससे पहले सारे जो विरोधी दल हैं, जो भी ओपोजिशन के लोग हैं, 18 पार्टियों का माशाल्लाह एक जगह हो गए, और ये उम्मीद है 19 तक चलेगा।
तो इस तरीके से और भी पार्टियों को तोड़ के अगर ये ला सकते हैं, जितने ताकत ज़्यादा बनाएंगे और जितने छोटे छोटे पार्टियों के साथ हर स्टेट में छोटे छोटे पार्टी हैं उनको मिला के लेंगे, हर एक के नाम से 2-3 2-3 1-2 करके भी अगर आएंगे तो यहाँ आते आते वो कम से कम 150-200 पे पहुँच जाएंगे। मतलब पूरी उम्मीद जो है आपको भी नहीं है कि 2019 से आप लोग जीत पाएंगे, 150-200 तक ही पहुँच रहे हैं? नहीं देखिए, हाँ। ये तो हालात बताएगा। अभी गुजरात में आप क्या कहते हैं कि मोदी जी जीत गए, पूरी मोदी जी की पूरी मिनिस्ट्री हार के आई है, पूरी मिनिस्ट्री वहाँ जाके लग गई थी, कितना 100 150 200 1000 1500 वोटों से जीते। तो ये भी अगर ये छोटे छोटे पार्टियों में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सारी पार्टियां मिल जाए तो 2019 आप लोगों के लिए या कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।